का जिसकी अभी अभी शादी होती है और शादी के बाद वो अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। दोस्तों उसके बाद जब सुहाग रात का टाइम आता है तो वो थोड़ा सा लेट हो जाता है अपने यार दोस्तों से बातचीत करने में, और जब रात को करीब 11 बजे दुल्हन के कमरे में जाता है तो दुल्हन से कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तो सोच रहा था कि आप सो गई होंगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। दोस्तों यहाँ पर दुल्हन कुछ नहीं बोलती, और जब ये दुल्हन के करीब पहुँचता है तो दुल्हन यहाँ पर उससे कहती है कि मुझसे दूर रहो नहीं तो मैं कुछ कर लूँगी। दोस्तों अब यहाँ पर दूल्हा सोचने लगता है कि ये कह क्या रही है, फिर उससे पूछता है कि पसंद नहीं हूँ। दोस्तों यहाँ पर लड़की कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर किसी और की अमानत हूँ और किसी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर दूल्हे के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि उसकी नई नवेली दुल्हन ऐसा कैसे कह सकती है। उसके बाद यहाँ पर दुल्हन उसे अपने आप से छूने तक नहीं देती और फिर यहाँ पर ये दोनों अलग अलग मुंह करके सो जाते हैं। दोस्तों अगली सुबह आती है। अगली सुबह जो घर वाले होते हैं, उस दूल्हे के दोस्त होते हैं, वो कहते हैं कि दुल्हन कैसी है, कैसा रहा तेरी सुहाग रात का टाइम। दोस्तों यहाँ पर वो कहता है कि सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद जो उसका जीवन बदलता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों अगर आप लोग पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं कि वो लड़की किससे प्यार करती थी, किसका वो बच्चा उसके पेट में था और इसके साथ उसने किस तरह से शादी की थी, दोस्तों लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले की हकीकत की घटना है। यहाँ पर सुमित नाम का एक लड़का जिसकी शादी कंचन से होती है, और शादी होने के बाद जब दुल्हन घर पर आ जाती है तो घर वाले उसका भव्य स्वागत करते हैं। और जब पहली रात को सुमित कंचन के पास जाता है तो रात के करीब 10:30 या पौने 11 बजे का टाइम रहा होगा। तो यहाँ पर सुमित कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मैं यार दोस्तों के पास बैठा था। दोस्तों कंचन यहाँ पर कुछ नहीं कहती, और जब सुमित उसके करीब जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर कंचन उससे कहती है कि मेरे पास मत आना, नहीं तो ये ठीक नहीं होगा, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। अब यहाँ पर सुमित कहने लगता है कि तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, आज हमारी सुहाग रात है और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे पास ना हूँ, तुम किस तरह से अपने आप को ख़त्म कर लोगी। तो वो अपने बैग से एक चूहे मारने की दवाई निकालती है और कहती है कि ये दवाई मैं साथ लेकर आई हूँ। अब सुमित यहाँ पर कंचन से पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, तुम किस तरह से परेशान हो। तो यहाँ पर कंचन कहती है कि मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ जिसका नाम अमन है, और उसके बच्चे की मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं गर्भवती हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर सुमित के पैरों तल ज़मीन खिसक जाती है और वो कहने लगता है कि अगर तुम्हारे साथ में ये सब हो रहा था तो तुमने मेरे साथ में शादी क्यों की, तुमने मेरे जीवन को क्यों ख़राब किया। तुम्हें नहीं पता मेरे परिवार वालों की कितनी बड़ी बदनामी होगी, जिस दुल्हन को तुम लेकर आए हो वो तो पहले से ही गर्भवती है। दोस्तों उसके बाद दुल्हन यहाँ पर कुछ भी नहीं कहती। अब सुमित यहाँ पर उससे कहने लगता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड अमन को फ़ोन मिलाओ, कोई बात नहीं, तुम उसके पास जाना चाहती हो, उसके साथ रहना चाहती हो तो ठीक है, तुम उसके साथ ही रहना, तुम उसको फ़ोन मिलाओ। फिर यहाँ पर जो कंचन होती है वो अमन को कई बार फ़ोन मिलाती है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता। अब यहाँ पर ये दोनों तरफ अलग अलग मुंह करके सो जाते हैं, और जैसे ही अगली सुबह होती है वहाँ पर चहलकदमी होने लगती है। घर वाले जो महिलाएं होती हैं वो कंचन से पूछताछ करने लगती हैं, और जो घर के उसके यार दोस्त होते हैं वो यहाँ पर सुमित से पूछताछ करने लगते हैं। दोस्तों उसके बाद ये दिन ऐसे ही गुजर जाता है, और दोपहर के करीब 3 बजे का समय होता है जब सुमित कंचन के पास आता है। उससे कहने लगता है कि अब तुम अमन को फ़ोन करो, शायद वो अब तुम्हारा फ़ोन उठा ले। उसके बाद फिर अमन को फ़ोन किया जाता है और फिर अमन फ़ोन उठा लेता है। यहाँ पर कंचन उससे कहती है कि अमन तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया था। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं डर गया था कहीं तुम्हारा पति फ़ोन नहीं करा रहा हो। अब यहाँ पर जो सुमित होता है वो फ़ोन ले लेता है और कहता है कि हाँ मैं ही फ़ोन करा रहा था।
अब अमन एकदम से फ़ोन को काट देता है और वो चुपचाप अपने फ़ोन को रख देता है। अब सुमित कहता है कि दोबारा से फ़ोन मिलाओ, फिर दोबारा से फ़ोन मिलाया जाता है, 3 बार फ़ोन मिलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर अमन फ़ोन नहीं उठाता। फिर 5वीं बार जाकर वो फ़ोन उठाता है। अब यहाँ पर कंचन उससे कहने लगती है कि मैंने इनको सब कुछ बता दिया है और तुम इनसे बात कर लो, ये हम दोनों को मिलाना चाहते हैं। दोस्त अमन और सुमित की आपस में बातचीत होती है तो यहाँ पर सुमित उससे यही कहता है कि तुमने इसके साथ में ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं इससे बहुत प्यार करता था, इसलिए मैंने इसके साथ में ऐसा किया। तो यहाँ पर सुमित उससे कहता है कि अगर तू प्यार करता तो इसके साथ शादी क्यों नहीं की तूने। तो यहाँ पर अमन कहता है कि इसके घर वालों ने मेरे साथ शादी करने से मना कर दिया, तो तू अब क्या करना चाहता, तूने इसको गर्भवती क्यों कर दिया। अगर तू इसके साथ ऐसे रिलेशन में ना होता तो इसके जीवन में इतनी परेशानी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर अमन कुछ भी नहीं बोलता और फिर सुमित उससे कहता है कि क्या तू इसके साथ अब रहना चाहता है। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल रहना चाहता हूँ, मैं इसके साथ ही अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। दोस्तों उसके बाद 2-3 दिन इसी तरह से बीत जाते हैं और एक दिन जो कंचन होती है उसे उल्टियाँ लगने लगती हैं। अब उल्टियों को देखकर जो घर की महिलाएं होती हैं वो कहने लगती हैं कि क्या हुआ कंचन, कुछ खुशखबरी है क्या। तो यहाँ पर कंचन कुछ भी नहीं बोलती और जो घर वाले होते हैं वो खुशखबरी समझते हैं और घर वाले यहाँ पर सुमित को कहने लगते हैं कि डॉक्टर को दिखाओ, उल्टियों की दवाई वगैरह दिला दो। दोस्तों उसके बाद सुमित डॉक्टर के पास उसे लेकर जाता है तो वहाँ जाकर दवाई वगैरह दिलाते हैं। इधर अमन को फ़ोन कर दिया जाता है कि अमन तुम भी वहाँ पर आ जाओ। सुमित जो होता है वो कंचन के लिए एक जूस लेकर जाता है और उस जूस को कंचन को पिलाने लगता है। इधर जो अमन होता है वो ये सब देख रहा होता है, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो कंचन के साथ लड़ने लगता है और कहने लगता है कि ये तो तुम्हारा नया खसम बन चुका है और तुम इसके हाथ से ऐसे जूस पी रही थी और तुम इसके साथ में इस तरह से रह रही थी, तुम्हें तो मेरा कोई मतलब ही नहीं। इस तरह से लड़ाइयाँ करने लगता है। कंचन यहाँ पर रोने लगती है और उसके बाद अमन यहाँ पर चुपचाप वहाँ से भाग जाता है। जो सुमित होता है वो सारे पैसे वही वहाँ पर खर्च करता है। दोस्तों उसके बाद ये लोग घर पर पहुँच जाते हैं, घर वाले भी खुश होते हैं। लगभग 1 महीने का समय इसी तरह से बीत जाता है और 1 महीने के बाद अचानक ही यहाँ पर कंचन को ब्लीडिंग होने लगती है। कंचन होती है वो सुमित से कहने लगती है कि मेरी तबीयत एकदम से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा। तो यहाँ पर सुमित सोचने लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे पहले ही बताया था कि इस बच्चे की बचने की आस मुश्किल है, ये बच्चा आपका ख़राब भी हो सकता है। दोस्तों उसके बाद सुमित बिना कुछ सोचे समझे हुए कंचन को हॉस्पिटल में लेकर जाता है और वहाँ जाने के बाद जब डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं तो इसको बताते हैं कि इसकी सफाई करनी पड़ेगी, ये आपका बच्चा ख़राब हो चुका है। दोस्तों फिर यहाँ पर सुमित कंचन की सफाई वगैरह करवाता है और अमन को बार बार फ़ोन किया जाता है लेकिन अमन वहाँ पर नहीं पहुँच पाता। दोस्तों उसके बाद सुमित कंचन को लेकर घर चला जाता है और जब घर वालों को इस सब के बारे में पता चलता है कि इसका बच्चा ख़राब हो गया तो घर वाले बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं और कहने लगते हैं कि सुमित तुमने हमें अपना नहीं समझा, इसलिए तुमने हमें कुछ बताया ही नहीं। तो यहाँ पर सुमित कहने लगता है कि बहुत जल्दी थी इसलिए मैं कुछ आपको बता नहीं पाया। इधर कंचन के घर वालों को भी पता चल जाता है। दोस्तों उसके बाद अब यहाँ पर कंचन की विदाई का समय हो जाता है कि उसे अपने मायके जाना था। अब कंचन के पिताजी यहाँ पर आ जाते हैं और कंचन को अपने साथ सीधे अपने घर ले जाते हैं। इधर जो सुमित होता है काफ़ी दिनों से इसके साथ रह रहा था, हालांकि इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं था, अलग अलग ये सोया करते थे, लेकिन घर वालों को ऐसा ही लगता था कि ये बिल्कुल पति पत्नी की तरह अपने जीवन को बिता रहे हैं और आराम से इनकी गृहस्थ जीवन अच्छे से चल रहा है। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही होती है। दोस्तों अब यहाँ पर सुमित को लगने लगता है कि पता नहीं यार, मुझे तो उसकी बहुत याद आ रही है। इधर जो कंचन होती है वो अपने मायके में पहुंच जाती है और वहां जाकर वो बहुत ही ज़्यादा रोती है। अमन उसका फ़ोन उठाना बंद कर देता है। दोस्तों अब धीरे धीरे कई दिन का समय बीत जाता है और कई दिन के बाद जो सुमित होता है इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, परेशान होकर कंचन को फ़ोन करता है और उससे कहने लगता है कि कंचन तुम कैसी हो। कंचन यहाँ पर रोने लगती है और कहने लगती है कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे आप अपने पास ले चलिए। तो यहाँ पर सुमित कहने लगता है कि मैं आपको अपने पास कैसे लेकर चलूँ, हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है और जो तुम्हारा और अमन का रिश्ता है उसका क्या करोगी, तुम्हें तो उसके साथ जाना है, तुम उसी के साथ चली जाओ। तो यहाँ पर कंचन रोते हुए कहने लगती है कि
मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मेरी वो बहुत बड़ी भूल थी जो मैंने ऐसा कदम उठाया। अब मैं उसके साथ नहीं जा सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बगैर मेरा मन नहीं लग रहा। तो यहाँ पर सुमित कहने लगता है कि क्यों झूठ बोल रही हो, अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा तो तुमने मेरे पास फ़ोन क्यों नहीं किया। तो यहाँ पर जो कंचन होती है वो कहने लगती है कि मैं फ़ोन करना चाहती थी लेकिन मुझे डर था कहीं आप मुझे डांटे ना, क्योंकि हम दोनों ऐसी स्थिति में एक दूसरे के साथ रहे थे, इसमें तो किसी को भी ऐसा हो सकता है, लेकिन तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम्हारी अच्छाइयों के आगे वो कुछ भी नहीं है, इसलिए अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि कभी भी उसने मेरा साथ नहीं दिया। जब मेरा बच्चा ख़राब हो गया था तब वो मुझे देखने तक नहीं आया और ना ही उस दिन के बाद उसने मेरा कभी फ़ोन उठाया, इसलिए मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, मुझे आपके साथ रहना है, आप मेरे पास आ जाइए और मुझे यहाँ से ले जाइए। तो सुमित कहता है क्या मैं अभी आ सकता हूँ। तो यहाँ पर कंचन कहते हैं कि हाँ हाँ आपका अपना घर है, आप अभी आ जाइए। दोस्तों सुमित फिर वहाँ से बाइक उठाता है, क्योंकि उसके घर से जो कंचन का घर होता है उसकी दूरी 30 से 35 किलोमीटर की होती है और वो सीधा अपनी ससुराल में पहुँच जाता है। इधर जो कंचन के घर वाले होते हैं जब दामाद को देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि दामाद आ गया, उसकी सेवा पानी करते हैं और उसके बाद बड़ी ही इज्जत के साथ कंचन को उसके साथ विदा कर दिया जाता है। दोस्तों उस दिन के बाद से कंचन इस घर में इतने अच्छे तरीके से रहने लगती है, इनका जीवन मानो स्वर्ग बन जाता है। बड़ी गलती की थी लेकिन उसे गलती का एहसास तब होता है जब उसका वो प्रेमी उसे देखने तक भी नहीं आता। तो दोस्तों ये आपका जीवन है और इस कहानी से आप लोगों को शिक्षा भी मिलती है कि बिना सोचे समझे ऐसे कदम उठाना आपके लिए कितना हानिकारक हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे कदम कभी भी ना उठाएं जो आपके लिए हानिकारक सिद्ध हों। तो अपना ख्याल ज़रूर रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,